हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और आज मैं बात करने वाला हूं अपने स्पेस के बारे में। इज आवर स्पेस रियली एम्प्टी? क्या जो अपना स्पेस है, जो अपने को खाली काला आसमान रात को दिखता है, क्या वो सही में एकदम खाली है? जहां मुझे कोई प्लेनेट या कोई स्टार नहीं दिख रहा, उस खाली एरिया में क्या कुछ भी नहीं है? दोस्तों, ये माना जाता है कि ऐसा नहीं है। अपना जो स्पेस है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें डस्ट हो सकती है ऑब्वियसली, जो बहुत दूर है तो मुझे नहीं दिख रही। उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है जो मेरी आंखों को नहीं दिख रहा, ग्रेविटेशनल फील्ड है जो मुझे मेरी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन जिसका इंपैक्ट किसी दूसरे प्लेनेट या स्टार पे या किसी और मास पे मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। उसके अंदर फोटोन है, उसके अंदर लाइट है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। न्यूट्रिनोज हो सकते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकले हैं, बट स्पेस एम्प्टी नहीं है। लेकिन ये जो कुछ सारी चीजें मैंने बताई, अगर इन सबको मैं टोटल जोड़ भी लूं, सबका सम टोटल भी कर लूं, तो दोस्तों एक बहुत ही अजीबोगरीब सा फैक्ट जो अपने स्पेस के बारे में है, जो अपने यूनिवर्स के बारे में है, वो ये है कि सारा बैरियोनिक मास यानी वो सब कुछ चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हैं, अगर उन सबको मैं जोड़ दूं तो भी पूरे यूनिवर्स या पूरे स्पेस का जो मास आता है वो 5% आता है टोटल मास का। यानी अगर 100 किलो का मेरा पूरा यूनिवर्स है तो उसमें से 5 किलो का वो मास है जो स्टैंडर्ड है, जो मेरी आंखों से दिखता है, जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। बचा हुआ जो 95% मास है वो रिलेटेड है कुछ ऐसे फिनोमेना से जिसके लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेरे पास नहीं है, जिसको मैंने नाम दे दिया डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। यानी अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूं स्पेस में, वहां पे अगर मेरे को कोई मास दिख रहा है तो वो जो मास है उस एरिया का, वो हो सकता है सिर्फ 5% हो, बाकी कुछ और भी ऐसे फिनोमेना हो वहां पे जो मुझे नहीं दिख रहे। माना मेरे को मेरी आंखों से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखता, लेकिन उसका मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं चार्ज के मोशन के थ्रू, या वहां पे एक चार्ज को रख के देख सकता हूं कि कोई फोर्स उस पर लग रहा है क्या। बट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का डायरेक्ट ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसका इंप्लाइड ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की मैं बात करूं तो जैसे एक ऑब्जर्वेशन जो आता है वो ये आता है कि जो गैलेक्सीज हैं, जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, उनके लिए ये माना जाता है कि अगर डार्क एनर्जी या डार्क मैटर जैसी चीजें नहीं होती तो जो गैलेक्सी की पेरीफेरी है, आउटर पेरीफेरी है, वहां पे जो मोशन हो रहा है, चाहे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, या जो भी वहां पे ऑब्जेक्ट है, उसका जो मोशन हो रहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेड स्पीड होनी चाहिए थी वैसी स्पीड नहीं है। यानी ये माना जाता है कि अगर मैं सेंटर से दूर जा रहा हूं और एक गैलेक्सी के मार्जिन्स पे अगर मैं बात करता हूं, आउटर मार्जिन्स पे, तो वहां पे जो स्पीड होनी चाहिए मोशन की वो कम हो जानी चाहिए थी। बट इट इज ऑब्जर्व्ड कि मोर और लेस वो स्पीड वैसी ही है जैसे कहीं बीच में स्पीड होती है, यानी डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी अपन ये यूज करते हैं कि भाई डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। दूसरा जो डार्क एनर्जी डार्क मैटर के लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है दोस्तों, वो ये रहता है कि यूनिवर्स जो है ये अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में वापस बंध जाना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं बंध रहा है उसका एक कारण ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो इसको एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स अब एक फैक्ट बन चुका है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। रेदर एक्सपेंशन की तो रेट भी कैलकुलेट करी जा चुकी है, ऑब्जर्व करी जा चुकी है। इसका मतलब ये एक सच है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स को एक्सपेंड होने के लिए जो फैक्ट मुझे चाहिए वो ये कि कोई ऐसी चीज चाहिए मुझे जो कि उस हर एक पार्ट को रिपेल करे, क्योंकि ग्रेविटी तो सिर्फ अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करेगी तो यूनिवर्स तो बंध जाना चाहिए था एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट इंप्लीकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी चीजें हैं। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं एम्प्टी स्पेस के बारे में। तो मान लो मैंने एक बहुत बड़ा जैमर बनाया जिसने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ग्रेविटी के फील्ड को भी रोक दिया, हाइपोथेटिकल। एक बहुत बड़ा वैक्यूम बनाया मैंने, वैक्यूम क्लीनर जैसा, और उसने सारे पार्टिकल्स को, सबको, जितने भी मासेस हैं सबको सक इन कर लिया और एक जगह को खाली कर दिया। तो क्या फिर तो मैं स्पेस को कह सकता हूं कि वो एम्प्टी है? तो दोस्तों, टू आवर अमेजमेंट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्पेस एम्प्टी रह जाए, क्योंकि फिर भी 3 ऐसी चीजें बच जाती हैं जो कभी भी स्पेस को एम्प्टी नहीं होने देगी, और उन तीनों चीजों पे अपना कोई कंट्रोल है ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं उन तीनों में से एक के ऊपर बात करने वाला हूं, आगे आने वाली वीडियोस में बाकी 2 के ऊपर बात करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों वैक्यूम एनर्जी की। वैक्यूम फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं उसको, या उसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जो वैक्यूम फ्लक्चुएशन या वैक्यूम एनर्जी या जीरो पॉइंट एनर्जी की मैं बात करता हूं, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके लिए कहा जाता है कि कहीं पे भी हार्ड वैक्यूम नहीं हो सकता, परफेक्ट वैक्यूम नहीं हो सकता। अगर आप वहां से सारे मासेस को भी हटा देंगे, सब कुछ भी हटा देंगे, फिर भी वहां पे फील्ड नहीं हट सकता।
फिर भी वहां पे ऐसे फिनोमेना होंगे कि वहां पे रैंडमली इन द वैक्यूम आउट ऑफ नथिंग एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल का पेयर जनरेट होगा और जनरेट होकर वापस वो एक दूसरे में भिड़ के एनिहिलेट हो जाएगा। कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा तुमको, बिल्कुल दोस्तों है ये सुना सुना। ये इसलिए सुना सुनाया लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो कर चुका हूं। इन दोनों वीडियोस में एक तो वर्नर हेजनबर्ग का जो वीडियो था वहां पे इसकी बात होती है और दूसरी इसकी बात होती है जब हम बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग रेडिएशन की, ब्लैक होल की जब बात करते हैं। लेकिन ये चीज समझने के लिए कि क्या ये ऑलरेडी प्रूवन है, अपने को थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा और अपनी कहानी शुरू होती है 1880s में। 1880s में दोस्तों बाल्मर नाम के एक इंसान ने एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था। हुआ यह था कि हाइड्रोजन के थ्रू जब कुछ रोशनी पास करी गई तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि हाइड्रोजन खुद एनर्जाइज होके, हाइड्रोजन एटम जो है वो कुछ रेडिएशन दे रहा है। उस रेडिएशन को जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि विजिबल रेंज में रेडिएशन मिल रहा है और बाल्मर नाम के उस इंसान ने क्योंकि इसकी खोज करी थी तो उसको बाल्मर रेडिएशन या बाल्मर लाइन के नाम से या बाल्मर स्पेक्ट्रम के नाम से रख दिया गया। ये सारी चीजें अपन दोस्तों अपनी क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा है जो क्लास 11th और 12th का है वो इस चीज से बिल्कुल भी मना नहीं करेगा कि बाल्मर की जो ऑब्जर्वेशन है वो एक सच है। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि हर एक सच से अगले सच को जोड़ूंगा तभी तो एक कड़ी बनेगी। यानी एक फैक्ट अगर दूसरे फैक्ट को बताता है और दूसरा फैक्ट अगर तीसरे फैक्ट को बताता है तभी मैं कह सकता हूं कि हाँ ये सब सच है, क्योंकि जो बेसिक अजम्पशन है वो सच है। तो बाल्मर की जो ऑब्जर्वेशन थी वो सच थी। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो वहां पे जो एक और इंसान आता है, रिडबर्ग का नाम आता है। रिडबर्ग के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों कि लाइन नंबर, वेव नंबर निकालने के लिए खूब क्वेश्चंस पूछता है। जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, खूब सवाल आते हैं, आते रहे हैं 40 साल हो गए इन ऐसे सवाल आते आते इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो जो क्वेश्चन आते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला जहां पे यूज करते हैं अपन ये निकालने के लिए कि वेव नंबर क्या होगा, ट्रांजिशन कैसा होगा, वो एक करेक्शन था बाल्मर के फॉर्मूले का। लेकिन दोस्तों यहां पे ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो दोनों फॉर्मूले थे ये 1800 के अंत के समय में आ गए थे। यानी 1880s में ये सब फॉर्मूलेज आ गए थे, 1885 1886 के टाइम पे फॉर्मूलाज आ गए थे। लेकिन बोर ने, जो नील्स बोर है, उनने जो मॉडल प्रपोज किया था वो 1913 में किया था। यानी जस्ट थिंक अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ द माइंड ऑफ बाल्मर एंड रिडबर्ग कि उनने मॉडल नहीं प्रपोज हुआ है फिर भी अपनी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी से, अपनी शार्पनेस ऑफ इमेजिनेशन से एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया जो कि मॉडल आने के बाद भी सच रहा। लेकिन जब थोड़ा और आगे बढ़े तो माइकलसन एंड मोरले का नाम सुना होगा दोस्तों, जिनने ईथर वाला एक्सपेरिमेंट किया था। उनमें से जो माइकलसन साहब थे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने देखा कि बाल्मर का जो रेडिएशन मिल रहा है उसमें कुछ पतली पतली फाइन लाइंस आ रही है। तो तुमको अगर ये बात सुन के अचंबा नहीं हुआ तो एक बात ध्यान रखो, जब बोर मॉडल की बात होती है तो ये कहा जाता है कि बोर का जो मॉडल है वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि वो उस फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों फाइन लाइन तो बोर के मॉडल के आने से पहले ही ऑब्जर्व हो चुकी थी। मैं अभी भी 1890 में नहीं घुसा हूं, अभी भी 1880 का ही दशक चल रहा है जहां पे बाल्मर का कैलकुलेशन आ गई है, रिडबर्ग ने अपना फॉर्मूला दे दिया और फाइन लाइंस भी ऑब्जर्व हो चुकी हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े अपन और सीधा आ जाते हैं अपन 1913 के साल में। और 1913 के साल के अंदर बोर साहब ने अपना हाइड्रोजन वाला जो मॉडल था जिसमें पोस्टुलेट थी वो सारा प्रपोज कर दिया। और उसके अंदर जब सारी कैलकुलेशन करी गई तो बाल्मर के साथ लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, सब लाइनें, सारी लाइन स्पेक्ट्रम, सारी चीजें आ गई। यानी ऑलरेडी कुछ प्रपोज था जिसको सच माना जा रहा था क्योंकि वो ऑब्जर्व्ड था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके थे और कैलकुलेशंस करी जा चुकी थी और लोगों को दिखाया जा चुका था। उससे आगे बढ़ के 1913 में उसके ऊपर एक मॉडल प्रपोज होता है और मॉडल है वो ये कंफर्म करता है कि हाँ ये जो सारी चीजें हैं ये सच हैं। लेकिन उस मॉडल में कमी रह गई कि वो फाइन लाइन नहीं बता पाया। थोड़ा टाइम बीता और फिर वहां पे एंट्री होती है एक और नए खिलाड़ी की, नाम सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड साहब ने क्या किया, थोड़ी सी क्लासिकल और थोड़ी सी क्वांटम दोनों को उठाया, मिक्स किया और एक एडहॉक सॉल्यूशन प्रपोज कर दिया। उनने बोला कि भाई थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगा लो, थोड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लो, सर्कुलर मत मानो, इलिप्टिकल मान लो, थोड़ा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डाल दो, तो जो बोर मॉडल फाइन लाइन जो ऑब्जर्व हो रही है बाल्मर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में उसको शायद एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन क्योंकि ये सब एडहॉक था, ये कुछ सेमी क्लासिकल और सेमी क्वांटम का मिक्सचर था, ये प्योर सॉल्यूशन नहीं था, तो लोगों को ये बातें ज्यादा जमी नहीं। और समय जब थोड़ा बीता तो एंट्री होती है 1920 के दशक में डिरैक साहब की, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स के अंदर। और उनने बोला कि भाई मैं इस पूरे पर्टिकुलर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्वांटम के लेवल पे
क्लासिकल से हटके पूरा क्वांटम के लेवल पे आके एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स को यूज करूंगा। और उन्होंने जब कैलकुलेशन करी तो जो प्रपोज्ड वैल्यू थी, वैल्यू उससे थोड़ी सी डिफरेंट आ रही थी, यानी अभी भी कुछ करेक्शन की गुंजाइश थी। अब थोड़ा आगे अगर अपन फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंचे 1947 में, तो 1947 में लैम्ब एंड रेदरफोर्ड, रदरफोर्ड नहीं रेदरफोर्ड नाम है उनका, तो लैम्ब के साथी के साथ मिलकर लैम्ब ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनने ये बताया कि क्या कारण है वो जो फाइन लाइंस आ रही हैं, और उनने उसकी पूरी कैलकुलेशन भी दे डाली। अब दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि अगर बाल्मर की लाइंस की सच्चाई है, अगर माइकलसन वाली जो फाइन लाइंस है वो भी सच है, अगर डिराक की कैलकुलेशन में भी कुछ सच है, अगर बोर का मॉडल और सोमरफेल्ड का जो मॉडल है वो भी पार्शियली भी अगर सही है, तो लैम्ब साहब ने जो कैलकुलेशन करी है वो भी सही होंगी, क्योंकि वो उन सब ऑब्जर्वेशंस के बेस पे टिकी है, और वो सारी ऑब्जर्वेशंस इंसान को दिखती है, वो अपन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी अगर कोई एक चीज ऐसी है जो सबने ऑब्जर्व करी है और मैं उसके ऊपर एक नई थ्योरी देता हूं तो वो सच होगी। अब दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि लैम्ब साहब ने जो प्रपोज किया उसका जो एक सिंगल पॉइंट, एक लाइन में जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था कि कभी भी वैक्यूम वैक्यूम के जैसे रह नहीं सकता। अब यहां पे पिक्चर में अचानक आ जाते हैं अपने वर्नर हेजनबर्ग। वर्नर हेजनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था वो ये कहता है कि भाई एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी जो है, उन दोनों का जो मैच कराता हूं मैं, तो उस पर एक लिमिट है। यानी अगर मेरे पास एक कोई खाली कमरा है और उस कमरे में कुछ भी नहीं है, उस कमरे में एनर्जी जीरो है, कोई फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं बदल रहा, तो मैं बोलूंगा भाई एनर्जी की अनसर्टेनिटी तो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ बदल ही नहीं रहा एनर्जी में, यानी मेरे को तो वहां की एनर्जी पता है, इट्स अ परफेक्ट जीरो। लेकिन अगर एनर्जी परफेक्ट जीरो है, यानी टाइम की कैलकुलेशन में इनफाइनाइट एरर हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो टाइम भी पता है ना वो कब हो रहा है, यानी कोई भी एक ऐसा स्पेस इस यूनिवर्स में, ऐसा एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहां पे परफेक्ट एनर्जी पता हो और उसकी एग्जैक्ट टाइम की कैलकुलेशन मिल जाए। अब बात ये आती है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि अगर आप कितना भी बड़ा वैक्यूम बना दो, उस वैक्यूम के अंदर पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर आउट ऑफ नथिंग जनरेट भी होंगे, एनहिलेट भी होंगे, और ये जनरेशन और एनहिलेशन का जो प्रोसेस है, बने और बन के वापस मिलके खत्म हो गए, वो जो प्रोसेस है उसमें जो टाइम वेरिएशन होगा वो विद इन दैट लिमिट होगा कि डेल्टा E इंटू डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, जो कि अपने पास अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है। अब सवाल ये आता है कि इससे मेरे को क्या पता चला स्पेस एम्प्टी है कि नहीं। सो दोस्तों जब ये बात लैम्ब की कैलकुलेशन से प्रूव होगी, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी ये बात, तो जब ये बात प्रूव हो गई, अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया फील्ड चालू हुआ जिसका नाम था QED, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो फील्ड ऐसा है जिसके ऊपर आज की क्वांटम कंप्यूटिंग उसी पे काम कर रही है। माना कि अभी लैब में बने हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है जब ये सारी चीजें सच्चाई में सामने आ जाएगी, मार्केट में बिकने लग जाएंगे। उसके अलावा LED का काम करना, लेजर का काम करना, ये सारी चीजें जो है जो अपन रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, उनके कहीं बेसिक लेवल पे QED ही फंक्शनल है, वही काम करती है। अगर मैं लेजर की बात करूं दोस्तों, तो लेजर के अंदर अगर क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है, वैक्यूम फ्लक्चुएशन जो है, जो 0 पॉइंट एनर्जी फ्लक्चुएशन अगर वो न हो, तो लेजर का भी प्रॉपर वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कोई एक ऐसा फिनोमेना है जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहा हूं। हाँ, माना कि अब जब अपन साइंस में डेप्थ में नहीं जाते हैं तो इनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हो नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल हो रहे हैं। तो उसी फिनोमेना को अगर मैं उठा के स्पेस के लिए बोलता हूं तो क्या गलत है? यानी स्पेस कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, कभी भी अपन ऐसा वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते जहां पे कुछ भी ना हो। अगर सब कुछ भी हटा दोगे तो भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के पेयर बनेंगे और एनहिलेट होंगे। इसको कहते हैं वैक्यूम एनर्जी या वैक्यूम फ्लक्चुएशन, या फिर मैं इसको कह सकता हूं 0 पॉइंट एनर्जी। अब सवाल ये आता है कि इसको मैं आराम से समझ कैसे सकता हूं, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो और भी बेटर तरीके से मेरे को समझा सके। सो दोस्तों 2 वीडियो है मेरे पास इस चीज के। पहला जो वीडियो है वो वीडियो है ब्लैक होल के ऊपर, जहां पे मैं स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग रेडिएशन की बात करता हूं। अगर ब्लैक होल जो है उसका हॉकिंग रेडिएशन होता है, तो हॉकिंग रेडिएशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर जनरेट हो, जिसमें से एक तो ब्लैक होल में जाके उधर गायब हो जाए और दूसरा जो है वो मुझे मिल जाए, और ग्रेजुअली इस रेडिएशन के थ्रू ब्लैक होल मरते 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 एकदम खत्म होकर मर जाएगा। और जो दूसरा वीडियो है दोस्तों वो है टेनेट मूवी में, जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर की, जब मैं बात करता हूं फेनमैन डायग्राम की।
दोनों वीडियोस दोस्तों ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके दोनों वीडियोस को देख सकते हो। दीज आर दी 2 वीडियोस। ओके, सो दोस्तों ये था पहला पॉइंट, स्पेस एम्प्टी है नहीं। स्पेस में क्या है? स्पेस में वैक्यूम फ्लक्चुएशंस है, लेकिन क्या सिर्फ वैक्यूम फ्लक्चुएशंस है? नहीं, स्पेस में और भी बहुत सारी चीजें आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, खुद भी देखो, दोस्तों में बांटो, स्प्रेड दी अमेजिंग नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। सो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।